नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चौहान वंश और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में। आज हम देखेंगे कि चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई, चौहान वंश की स्थापना किसने की, चौहान वंश के प्रतापी शासक कौन कौन से थे, कौन से शासक ने दिल्ली पर शासन किया, कौन सा ऐसा शासक है जिसके बाद में, उसके पतन के बाद में दिल्ली पर विदेशी लोग यानी कि विदेशी मुसलमानों का आधिपत्य हो गया। आज हम देखेंगे कि हिंदुस्तान की तस्वीर कैसे बदली। तो देखते हैं हम चौहान वंश के बारे में कि चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन कौन से सिद्धांत हैं इनकी उत्पत्ति के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम हमारा आज का टॉपिक। हम देखते हैं कि चौहान वंश की उत्पत्ति कैसे हुई। तो चौहानों की उत्पत्ति के मत, चौहानों की उत्पत्ति के मत, चौहानों की उत्पत्ति के मत, चौहानों की उत्पत्ति के मत। देखो, चौहान वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, तो अग्निकुंड का जो सिद्धांत है, जो पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है, उसके जो रचयिता है चंद्रबृदाई, उसने अपने ग्रंथ के अंदर चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है। ठीक है, अग्निकुंड से कैसे हुई इनकी उत्पत्ति, तो जो आबू पर्वत है, आबू पर्वत पर विश्वामित्र, वशिष्ठ ऋषि और गौतम ऋषि, अगस्त्य ऋषि, ये वहां पर यज्ञ करते थे। तो जो राक्षस थे, वह राक्षस उनके हवन को अपवित्र कर देते थे, हड्डियां, मांस, मलमूत्र के द्वारा। इनसे परेशान होकर के ये ऋषि जाते हैं वशिष्ठ जो ऋषि हैं उनके पास में। तो वशिष्ठ ऋषि के पास में जाते हैं और कहते हैं कि हे ऋषिदेव, हे गुरुदेव, ये जो राक्षस है वह हमें यज्ञ नहीं करने देते हैं और हमें बहुत परेशान कर रहे हैं, जनता त्राहिमाम हो चुके हैं इनके अत्याचारों से। तो हे गुरुदेव, आप ही कुछ कीजिए। फिर क्या होता है कि जो वशिष्ठ ऋषि होते हैं वे क्या करते हैं, आबू पर्वत पर एक यज्ञ का आयोजन करते हैं। उस यज्ञ से 3 पुत्रों की उत्पत्ति करते हैं, चालुक्य, परमार और प्रतिहार। इन तीनों पुत्रों को वे आदेश देते हैं कि आबू पर्वत से ही नहीं बल्कि भारत वर्ष से इन राक्षसों को बाहर भगाइए। तो ये तीनों पुत्र जब जाते हैं तो राक्षसों को बाहर भगाने में अक्षम होते हैं, यानी कि राक्षसों से इनकी हार हो जाती है। फिर अगस्त्य ऋषि, इसके बाद विश्वामित्र, ये ऋषि वापस जाते हैं किसके पास में, वशिष्ठ ऋषि के पास में जाते हैं और बोलते हैं कि हे गुरुदेव, आपके द्वारा जो उत्पन्न किए गए थे पुत्र थे, वे राक्षसों को भगाने में नाकाम सिद्ध हुए हैं, तो आप कुछ कीजिए। तो फिर उन्होंने चौथा पुत्र उत्पन्न किया और उस चौथा पुत्र जो था वो चौहान था। कौन था? चौहान था। इस चौहान ने, वो हष्ट-पुष्ट, बलिष्ठ और सभी शक्तियों से संपूर्ण था। उसने आबू पर्वत से ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान से राक्षसों का सर्वनाश कर दिया और उनको मार भगाया। तो इसी सिद्धांत के आधार पर, ये जो सिद्धांत है वो कहां पर दे रखा है अग्निकुंड का, ये दे रखा है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ, जिसके रचयिता है चंद्रबृदाई। उन्होंने बताया है कि चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। तो पहला जो सिद्धांत है वो है अग्निकुंड से उत्पन्न। पहला जो सिद्धांत है वो है अग्निकुंड से उत्पन्न, अग्निकुंड से उत्पन्न। ठीक है, इसकी मैंने कहानी भी सुना दी आपको और आपने जान भी लिया अग्निकुंड से उत्पन्न।
ये कौन कौन कहता है? तो पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है वो मुहूर्त नैन्सी और सूर्यमल मिश्रण। तो अग्निकुंड से उत्पन्न इस मत के समर्थक कौन है? तो पृथ्वीराज रासो। इसके अंदर तो कहानी दे रखी है और इसका समर्थक कौन है? मुहूर्त नैन्सी सूर्यमल मिश्रण। दूसरा जो सिद्धांत है, पहला सिद्धांत है अग्निकुंड का, दूसरा जो सिद्धांत है वो है सूर्यवंशी। तो चौहानों को सूर्यवंशी कौन कौन मानते हैं? तो चौहानों को सूर्यवंशी मानते हैं पंडित गौरीशंकर ओझा, पृथ्वीराज विजय और हमीर महाकाव्य। देखो, एक राजस्थान की इतिहासकार हुए हैं पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। वे कहते हैं कि चौहान है उनकी उत्पत्ति सूर्यवंश से हुई है या सूर्यवंशी है चौहान। ये कौन कहता है? तो राजस्थान इतिहासकार जो है पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा, ये राजस्थान के इतिहासकार हैं पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। इसके बाद में कौन कहता है? तो पृथ्वीराज विजय जो ग्रंथ है वह पृथ्वीराज विजय ये ग्रंथ है, पृथ्वीराज विजय ग्रंथ है। देखो, सूर्यवंशी कौन कौन मानते हैं? पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा, पृथ्वीराज विजय और हमीर महाकाव्य। तो इसके स्रोत कौन कौन से हैं? सूर्यवंशी, चौहानों को सूर्यवंशी माना जाता है। तो क्यों माना जाता है? इसके स्रोत कौन है? तो राजस्थान के इतिहासकार हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा, वे कहते हैं। और इसके बाद में समर्थक कौन सा ग्रंथ है? तो पृथ्वीराज विजय के अंदर बताया गया है और हमीर महाकाव्य के अंदर बताया गया है कि चौहान वंश की उत्पत्ति सूर्यवंश से हुई है या सूर्य से हुई है। मध्य एशिया से आए हुए, चौहानों को मध्य एशिया से आया हुआ भी माना जाता है। तो मध्य एशिया से आए हुए, मध्य एशिया से आए हुए, मध्य एशिया से आए हुए कौन मानता है? कर्नल जेम्स टॉन, राजस्थान इतिहासकार यानी कि राजस्थान इतिहास के पिता जो विदेशी थे। इन्होंने कहा है कि चौहान जो है वो कौन है? मध्य एशिया से आई हुई एक जाति है। क्या है? मध्य एशिया से आई हुई एक जाति है। इनको घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। कर्नल जेम्स टॉन, कर्नल जेम्स टॉन ये कहते हैं कि चौहान मध्य एशिया से आई हुई एक जाति थी। इसके बाद में ब्राह्मण वंश से उत्पन्न, चौथा जो सिद्धांत है वो है ब्राह्मण वंश से उत्पन्न, ब्राह्मण
वंश से उत्पन्न। ब्राह्मण वंश से उत्पन्न कहने वाले व्यक्ति कौन है? डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने चौहानों को ब्राह्मण वंशीय बताया है। आधार क्या है? तो बिजोलिया शिलालेख के आधार पर क्या कहा जाता है इनको? बिजोलिया शिलालेख में लिखा गया है कि चौहान ब्राह्मण वंशीय गोत्र से उत्पन्न हुए हैं। चौहानों की उत्पत्ति वशिष्ठ ऋषि से हुई है। इस कारण इनको क्या कहा जाता है? इनका जो गोत्र है वो वशिष्ठ है। इस कारण इनको ब्राह्मण वंश से उत्पन्न कहा जाता है या बताया जाता है। तो ब्राह्मण वंश से उत्पन्न किसने कहा है? डॉक्टर दशरथ शर्मा। इन्होंने कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहा है। किसने? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। डॉक्टर दशरथ शर्मा किस आधार पर कहा है? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने किस आधार पर कहा है? बिजोलिया शिलालेख के आधार पर। 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 इसके बाद में चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया है। चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया है। चंद्रवंशी। अब चंद्रवंशी किस आधार पर कहा जाता है इनको चंद्रवंशी? तो इनको चंद्रवंशी आबू शिलालेख के आधार पर कहा जाता है। आबू पर्वत पर एक शिलालेख है, आबू शिलालेख, उसके ऊपर लिखा गया है कि चौहानों की उत्पत्ति चंद्रमा से हुई है या चंद्र से हुई है। इस कारण इनको चंद्रवंशीय कहा जाता है। स्रोत क्या है? आबू शिलालेख। आबू शिलालेख। ठीक है। तो चौहान वंश की उत्पत्ति, चौहानों की उत्पत्ति के बारे में ये 5 जो सिद्धांत हैं वो प्रचलित माने जाते हैं। इनमें से कोई एक सिद्धांत यानी कि ये स्पष्ट नहीं कहा जाता है कि चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई, ये कोई स्पष्ट नहीं है, लेकिन उनकी उत्पत्ति के बारे में ये 5 सिद्धांत दे रहे हैं। अग्निकुंड से उत्पन्न, सूर्यवंशी, मध्य एशिया से आए हुए, ब्राह्मण वंश से उत्पन्न और चंद्रवंशी, ये 5 सिद्धांत दे रखे हैं। और इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर हम कह सकते हैं कि चौहानों की उत्पत्ति इन 5 सिद्धांतों के आधार पर हुई होगी। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं। चौहान वंश की स्थापना, चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? चौहान वंश की स्थापना, देखो जितने भी वंश हैं, हर वंश की किसी न किसी ने स्थापना की है। हर राज्य की किसी न किसी ने उसकी स्थापना की है। हम देखते हैं चौहान वंश की स्थापना किसने की थी तथा कब की थी। तो 551 ईस्वी में, 551 ईस्वी में
वासुदेव ने चौहान वंश की स्थापना की थी। किसने की थी? वासुदेव ने, जिसको आदि पुरुष भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? आदि पुरुष कहा जाता है। चौहान वंश की स्थापना 551 ईस्वी में, 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान, वासुदेव, जिसे आदि पुरुष भी कहा जाता है, आदि पुरुष, 551 ईस्वी में वासुदेव, जिसे आदि पुरुष भी कहा जाता है, इसने सांबर झील, सपादलक्ष के आसपास, सांबर झील, सपादलक्ष के आसपास, चौहान वंश की स्थापना 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान आदि पुरुष ने सांबर झील सपादलक्ष के आसपास की थी। कहां पर की थी? सांबर झील सपादलक्ष के आसपास की थी। इसने सांबर झील के किनारे शाकंभरी माता का मंदिर बनवाया। किसने? वासुदेव ने। इसने सांबर झील के पास, सांबर झील के पास सांबर झील के पास इसने शाकंभरी माता का मंदिर बनवाया। शाकंभरी माता का मंदिर किसने बनवाया है? तो वासुदेव ने बनवाया है। चौहान वंश की स्थापना किसने की? वासुदेव ने की। कब की? 551 में की। तथा सांबर झील का निर्माण भी वासुदेव ने करवाया था। हम लिख सकते हैं सांबर झील का निर्माण करवाया, सांबर झील का निर्माण करवाया, किसने? वासुदेव ने। किसने करवाया था? वासुदेव ने करवाया था। तथा अहि चित्रकूट, नागौर को राजधानी बनाया। अहि चित्रकूट नागौर को कहा जाता है। अहि चित्रकूट नागौर को राजधानी बनाया, अहि चित्रकूट नागौर को राजधानी बनाया था। चौहान वंश की जानकारी, चौहान वंश की जानकारी, चौहान वंश की जानकारी, यानी कि चौहान वंश के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो कहां से प्राप्त करोगे? चौहान वंश की जानकारी कहां से प्राप्त होगी? बिजोलिया शिलालेख से। बिजोलिया शिलालेख से, बिजोलिया शिलालेख से,
यानी कि चौहान वंश की जानकारी बिजोलिया शिलालेख से प्राप्त होती है। ठीक है, हाँ, तो ये जो था हमने प्रारंभिक रूप से देखा कि चौहान वंश की स्थापना 551 ईस्वी में किसने की थी? वासुदेव ने की थी। वासुदेव को आदि पुरुष भी कहा जाता है। चौहानों का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? तो वासुदेव को कहा जाता है। इसी वासुदेव ने सांबर झील के पास में शाकंभरी माता का मंदिर बनवाया। किसका मंदिर बनवाया? शाकंभरी माता का मंदिर बनवाया तथा वासुदेव ने ही सांबर झील का निर्माण भी करवाया था। इसने अहिरचंद्रपुर नागौर को राजधानी बनाया। चौहान वंश की जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? बिजोलिया शिलालेख से प्राप्त होती है। आप इसको नोट कर लीजिए ताकि मैं इसको मिटाऊं और हम आगे बढ़े। हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अजय राज। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक शासक हुए हैं चौहानों के जिनका नाम है अजय राज। ठीक है, अजय राज 1100 अजय राज 1113 ईस्वी में इन्होंने अजमेरू नगर की स्थापना की। अजमेरू नगर की स्थापना की। ग्यारह ईस्वी में अजमेरू नगर का या अजमेरू नगर की स्थापना की थी। किसने की थी? अजय राज ने की थी। किसने की थी? अजय राज ने की थी। तथा इन्होंने अजमेर को अपनी राजधानी बनाया तथा इन्होंने अजमेर को अपनी राजधानी बनाया। अजमेर को राजधानी किसने बनाया था? तो अजय राज ने बनाया था। इन्होंने अजमेरू नगर की यानी कि वर्तमान जो अजमेर है उसकी स्थापना अजय राज ने की थी। कब की थी? 1113 ईस्वी में अजमेरू नगर की स्थापना की, जिसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? अजमेर के नाम से जाना जाता है। तथा इन्होंने अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था तथा इसने श्री अजय देव के नाम से चांदी के सिक्के चलाए थे तथा इन्होंने श्री अजय देव के नाम से चांदी के सिक्के चलाए। किसके नाम से सिक्के चलाए थे? श्री अजय देव के नाम से इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे। था इन्होंने अजमेर में तारागढ़ का निर्माण करवाया तथा इन्होंने अजमेर में तारागढ़ का निर्माण करवाया। तारागढ़ का निर्माण किसने करवाया था?
अजय राज ने करवाया था तारागढ़ दुर्ग का नाम, जिससे प्राचीन काल में गढ़पिठली, जिसे प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, गढ़पिठली कहा जाता था। समझने के लिए हम बता सकते हैं कि ये तारागढ़ दुर्ग है, इसको प्राचीन जो है, प्राचीन नाम इसे गढ़पिठली कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गढ़पिठली कहा जाता था। वर्तमान में तारागढ़, इसे वर्तमान में क्या कहा जाता है? तारागढ़ कहा जाता है, लेकिन प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? गढ़पिठली कहा जाता था। इसको तारागढ़ वर्तमान में क्या कहा जाता है? इस दुर्ग को क्या कहा जाता है वर्तमान में? तो लिख लेना मेरे साथ, वर्तमान में तारागढ़, वर्तमान में इसे तारागढ़ कहा जाता है। प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? गढ़पिठली कहा जाता था। अब क्या होता है कि पृथ्वीराज सिसोदिया एक शासक है चौहानों के, पृथ्वीराज सिसोदिया करके एक शासक हुए हैं। इन पृथ्वीराज सिसोदिया ने तेज धावक थे। ये क्या थे? पृथ्वीराज सिसोदिया तेज धावक थे और इन्हीं को उड़ना राजकुमार भी कहा जाता है। इस पृथ्वीराज को क्या कहा जाता है? उड़ना राजकुमार भी कहा जाता है। वे तेज धावक थे पृथ्वीराज सिसोदिया। इनकी पत्नी का नाम था तारा। क्या नाम था? तारा। इन्होंने अपनी पत्नी के लिए ये दुर्ग के चारों ओर कोटा बनाया था और फिर ये तारे के आकृति में होने के कारण इसको तारागढ़ कहा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने दुर्ग की मरम्मत भी करवाई थी और दुर्ग के चारों बाउंड्री बनवाई थी। किसने? पृथ्वीराज सिसोदिया ने, जिसे उड़ना राजकुमार भी कहा जाता है। तो इन्होंने अपनी पत्नी तारा के नाम पर इस दुर्ग का नाम क्या रखा? तारागढ़ रखा था। तो इसके बाद में इसी पहाड़ी पर आरपीएस से राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय बना हुआ है। ठीक है, तारागढ़ की पहाड़ी पर। तो आप इसे लिख लीजिए, नोट कर लीजिए ताकि हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं अर्णोराज। चौहान वंश का शासक है अर्णोराज के बारे में देखते हैं कि अर्णोराज ने क्या किया था। तो अर्णोराज ने 1133 ईस्वी में 1133 ईस्वी में तुर्क आक्रमणकारियों को परास्त किया। 1133 ईस्वी में तुर्क आक्रमणकारियों को 1133 ईस्वी में तुर्क आक्रमणकारियों को परास्त किया। 1133 ईस्वी में तुर्क आक्रमणकारियों को परास्त किया था तथा इन्होंने आना सागर झील का निर्माण भी करवाया। कहां पर? पुष्कर में आना सागर झील का निर्माण अर्णोराज ने करवाया था। आना सागर झील का निर्माण करवाया। आना, देखो इसको आप इसे लिख सकते हो आना या फिर आना, दोनों में लिखोगे जो भी, दोनों राइट है। आना सागर झील का निर्माण करवाया।
इन्होंने वराह मंदिर का निर्माण करवाया, वराह मंदिर का निर्माण करवाया, वराह मंदिर का निर्माण करवाया, वराह मंदिर का निर्माण पुष्कर में, पुष्कर में करवाया। अब ये वराह क्या होता है? तो वराह आप देख सकते हो कि भगवान विष्णु का एक अवतार है, वराह अवतार। यह पृथ्वी पूर्ण रूप से नष्ट होने वाली थी, ठीक है। उस समय भगवान विष्णु ने वराह यानी कि सूअर का अवतार धारण लिया। सूअर की सूंड जो मुंह होता है वो लगा हुआ था उनके, और फिर उन्होंने इस पृथ्वी को अपनी जो नोक है मुंह की, सूअर के मुंह के ऊपर एक नोक होती है, उसके नोक के ऊपर उन्होंने पृथ्वी को उठाया था। तो वही वराह अवतार के पर इन्होंने वराह मंदिर का निर्माण पुष्कर में करवाया। किसने? अनुराज ने करवाया था। देखो, मुगल सम्राट जहांगीर ने वराह की मूर्ति, देखो मुस्लिम शासक जहांगीर ने इसी वराह मंदिर की जो मूर्ति है भगवान विष्णु की, उसको पानी में फेंकवा दिया था। जहांगीर ने वराह मंदिर की विष्णु मूर्ति पानी में फेंकवाई थी। जहांगीर ने वराह की विष्णु मूर्ति को पानी में फेंकवाया था, पानी में फेंकवाया था। किसने फेंकवा दिया था? तो जहांगीर ने फेंकवा दिया था। किसने फेंकवाया था? जहांगीर ने फेंकवा दिया था। इसके बाद इनका एक पुत्र है। किसका? अनुराज का एक पुत्र होता है जिसका नाम है जगदेव। इनके पुत्र का नाम था जगदेव। इनका पुत्र है जिसका नाम है जगदेव। पुत्र जगदेव ने इनकी हत्या की थी। पुत्र जगदेव ने अनुराज की हत्या की। पुत्र जगदेव ने अनुराज की हत्या की तथा तो इस जगदेव को चौहानों का पितृहंता कहा जाता है। चौहानों का पितृहंता किसे कहा जाता है? चौहानों का पितृहंता जगदेव को कहा जाता है। जगदेव ने अपने पिता अनुराज की हत्या कर दी थी। एक बार हम देख लेते हैं अनुराज के बारे में। अनुराज ने 1133 ईस्वी में तुर्क आक्रमणकारियों को परास्त किया था। आना सागर झील का निर्माण करवाया। किसने? अनुराज ने। वराह मंदिर का निर्माण पुष्कर में करवाया। किसने? अनुराज ने। जहांगीर ने वराह की विष्णु मूर्ति को पानी में फेंकवा दिया था। पुत्र जगदेव ने अनुराज की हत्या की थी तथा इसी जगदेव को चौहानों का पितृहंता कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, आप इसे नोट कर लीजिए ताकि हम आगे बढ़े। देखो, इसके बाद में यही जो आना सागर झील है उसके किनारे जहांगीर ने, आना सागर जो झील है, इस आना सागर झील के किनारे जहांगीर ने एक उद्यान बनवाया था जिसका नाम है दौलत बाग। इसने इसकी पाल पर एक बनाया है उद्यान, जिसको क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है दौलत बाग
बनवाया, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर शाहजहां ने 12 दरी बनवाई है, 12 दरी 12 छतरियां हैं, जहां पर बैठने का स्थान है। कहाँ पर? अन्ना सागर झील जो है वहां पर। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए ताकि हम आगे बढ़ते हैं। विग्रहराज चतुर्थ, आगे हम देखते हैं विग्रहराज चतुर्थ के बारे में। चौहानों का स्वर्णकाल, क्लासिक युग कहा जाता है इनके शासनकाल को। जिसे विसलदेव के नाम से भी जाना जाता है। विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ, इनका जो शासनकाल है 1153 से लेकर के 64 तक, 1153 से 64 ईस्वी। ठीक है, 1153 से 1164 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। विग्रहराज चतुर्थ को इन्हें विसलदेव भी कहा जाता है। विसलदेव भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। इसे कहा जाता है विग्रहराज चतुर्थ को कहा जाता है। इनका शासनकाल इनका शासनकाल सपादरक्ष का, इनका शासनकाल सपादरक्ष का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग कहा जाता है। इनका जो शासनकाल सपादरक्ष का स्वर्ण युग कहा जाता है या माना जाता है। इन्होंने एक नाटक भी लिखा है। किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने। उस नाटक का नाम है हरिकेली। कौन सा नाटक लिखा है इन्होंने? हरिकेली नाटक लिखा है। हम देख लेते हैं विग्रहराज चतुर्थ क्या थे? एक कवि थे। क्या थे? कवि थे। ये क्या थे? कवि थे। क्या थे? विग्रहराज चतुर्थ कवि थे। इनकी उपाधि, कवि भी थे, उपाधि कवि बांधव या कटि बांधव। तो कवि बांधव या इनकी जो उपाधि है वो क्या है? कवि बांधव। कवि बांधव या कंठाभरण। कंठाभरण भी कह सकते हो या ठीक है। विद्वान थे। स्वयं ने हरिकेली नाटक लिखा। स्वयं ने हरिकेली नाटक लिखा। कवि थे। इसका क्या कहा जाता है? कवि बांधव या कंठाभरण। स्वयं ने हरिकेली नाटक लिखा है। ये कौन सी भाषा में था?
संस्कृत भाषा में था। कौन सा? ये हरि केळवी जो नाटक है वो कौन सी भाषा में था? संस्कृत भाषा में लिखा गया था। विद्वानों का आश्रयदाता भी कहा जाता है इनको। विद्वानों का आश्रयदाता, विद्वानों का आश्रयदाता, विद्वानों का आश्रयदाता किसे कहा जाता है? विग्रहराज चतुर्थ को कहा जाता है। इनके दरबार में दो कवि थे। विद्वानों का आश्रयदाता, इनके दरबार में दो विद्वान थे। इनके दरबारी कवि, इनके दरबारी कवि, इनके दरबारी कवि जिनमें नंबर 1 जो है वो है सोमदेव, इन्होंने ललित विग्रह नामक नाटक लिखा था। ललित विग्रह ग्रंथ लिखा। कौन सा ग्रंथ लिखा? ललित विग्रह ग्रंथ लिखा। ललित विग्रहराज ग्रंथ लिखा। ठीक है, ललित विग्रहराज ग्रंथ लिखा। इसके बाद जो दूसरे इनके जो दूसरे दरबारी कवि थे, नरपति नालह, नरपति नालह ने बिसलदेव रासो ग्रंथ लिखा। बिसलदेव रासो ग्रंथ लिखा। इनके दो दरबारी कवि थे या विद्वान थे, कह सकते हैं सोमेश्वर। इस सोमेश्वर ने ललित विग्रहराज ग्रंथ लिखा और नरपति नालह ने बिसलदेव रासो लिखा। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि मैं आगे बढ़ूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इन्होंने बिसल सागर बनवाया। इन्होंने अपने नाम पर बिसल सागर टोडा राय सिंह बिसल सागर टोडा राय सिंह का निर्माण टोंक में करवाया। कहाँ करवाया था? का निर्माण टोंक में करवाया। ठीक है, इन्होंने बिसल सागर एक बांध बनवाया है जो टोंक में स्थित है और वर्तमान में इसे टोडा राय सिंह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टोडा राय सिंह भी कहते हैं। और बिसल सागर बांध का निर्माण करवाया था। इन्होंने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। इन्होंने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। इसका निर्माण करवाया, एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था।
जिससे इस संस्कृत पाठशाला को कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ दिया। इस संस्कृत पाठशाला को कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वा दिया। किसने तुड़वा दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वा दिया। इसके स्थान पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वा दिया। इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया। इसका निर्माण करवाया 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है। इसके बाद में यह राजस्थान की यह जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, यह राजस्थान की प्रथम मस्जिद कहलाती है। राजस्थान में निर्मित होने वाली राजस्थान की प्रथम मस्जिद कौन सी है? 2.5 दिन का झोपड़ा। राजस्थान की प्रथम मस्जिद कौन सी है? 2.5 दिन का झोपड़े को ही राजस्थान की प्रथम मस्जिद कहा जाता है। अब इसको 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों कहते हैं? इसको 2.5 दिन के झोपड़े कहने के कारण है यहाँ 2.5 दिन का मेला लगता है। क्या लगता है? मेला लगता है। 2.5 दिन का मेला लगने के कारण इसको 2.5 दिन का झोपड़ा भी कहा जाता है। तथा 2.5 दिन का मेला को या उर्स को 2.5 दिन का उर्स लगता है, ऐसे लिखते हैं उर्स। 2.5 दिन का उर्स लगने के कारण इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। ये 2.5 दिन का जो उर्स है वो किसका लगता है? तो पंजाब शाह संत की याद में ये जो उर्स लगता है वो पंजाब शाह संत की याद में यहाँ पर उर्स लगता है जो 2.5 दिन तक चलता है। इस कारण इसे क्या कहा जाता है? इस कारण इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। इसका कुतुबुद्दीन देखो संस्कृत पाठशाला थी। संस्कृत पाठशाला को किसने तुड़वाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसके स्थान पर 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण करवाया जो राजस्थान की प्रथम मस्जिद है। और यहाँ पर 2.5 दिन का उर्स लगता है और यह जो उर्स लगता है वो पंजाब शाह संत की याद में लगता है। इसके बाद में इन्होंने बिगड़राज चतुर्थ ने दिल्ली से तोमरों को पराजित किया। किसने? बिगड़राज चतुर्थ ने। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूं। आप प्यारे विद्यार्थी हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिगड़राज चतुर्थ ने उन्होंने दिल्ली के तोमरों को पराजित किया। किसने पराजित किया? दिल्ली के तोमरों को पराजित किया था। किसने? बिगड़राज चतुर्थ ने। ये जो बिगड़राज चतुर्थ ने वो बहुत ही हम कह सकते हैं महान शासकों में इनकी गणना होनी चाहिए। इन्होंने चौहान वंश को बहुत ही फैला दिया था। इनके शासनकाल है वो चौहानों का स्वर्ण युग माना जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग माना जाता है। इन्होंने दिल्ली के तोमरों को पराजित किया। इन्होंने
दिल्ली के इन्होंने दिल्ली के तोमरों को पराजित किया, यानी कि इन्होंने दिल्ली के तोमर जो है उनको पराजित कर दिया था। किसने? विसलदेव ने या विग्रह चतुर्थ ने। इन्होंने अपने साम्राज्य को इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार अजमेर से दिल्ली तक, अजमेर से दिल्ली तक फैला दिया था। अजमेर से दिल्ली तक फैला दिया था। अजमेर से दिल्ली तक फैला दिया था। प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा जो टॉपिक था वो यहीं पर समाप्त होता है। आपको पढ़ने में आनंद आया या नहीं आया, कमेंट्स करके बता सकते हो आप, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।